हमने 20 मिनट्स में आज जो है जी इस सर। पूरे जी चैप्टर सर। का कीमा निकाल देना। सर मैं एम्बेसडर हूँ फ्रॉम काइजन हाई। बेसिकली इनकी जो भी डोनेशंस और इनको जितने भी लाइक कैश या इस तरह की स्पॉन्सर्स चाहिए होते हैं वो मैं लेके आती हूँ इनके लिए। वेंसडे को टेस्ट है। कब आने वाला है? अच्छा, वेंसडे को आने अच्छा सर, कलरीमीटर जो है वो लाइट एब्जॉर्ब करता है। नहीं, ये दो चीजें होती हैं। एक कलर मीटर है जिसको हम कैलोरी मीटर बोलते हैं, एक कैलोरीज मीटर है। कैलोरी मीटर। कैलोरी मीटर। जो कैलोरीज वाला मीटर है उसमें हम क्या करते हैं, चाइना डिश होती है हमारे पास। अभी भी हम माइटोकॉन्ड्रिया में ही फंसे हुए हैं। बेसिकली स्टूडेंट्स जो हैं Okay. उनकी हेल्प करती है, या तो हम क्या कहते हैं उन्हें फाइनेंशियली मदद करते हैं या फिर सप्लाई करते हैं। एटीपी प्रोड्यूस होगी, उसको एनर्जी मिलेगी प्लांट को उसकी ग्रोथ के लिए। उसकी ग्रोथ के लिए फिर हम चावल खाएंगे। फिर हम चावल खाएं। हेलो एवरीवन, दिस इज साद फरूक ज़ियाई फ्रॉम स्लेट पॉडकास्ट और आज हम लोग A2 बायोलॉजी को रिवाइज करने वाले हैं। और आपको पता है कि हमारा जो पॉडकास्ट सेशन होता है ये हम इस तरह से डिज़ाइन करते हैं कि हमारे बच्चे जो उल्टे सीधे पॉडकास्ट देखते रहते हैं वो भी अच्छे होते हैं, ठीक है। तो उसमें पता नहीं क्या क्या सीखते रहते हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम भी इस एवेन्यू पे, इस महाज पे खेलना शुरू करें। हमने भी हमारे जो पुराने स्टूडेंट्स थे बर्नी के वगैरह, इनको आज सर्टिफिकेट्स वगैरह भी दिए हैं, बड़े क्लासिक किस्म के। आज हमारे साथ इस पॉडकास्ट में मौजूद हैं हसान अहमद और उनके साथ है अलीज़े फातिमा शब्बीर। हेलो हसान एंड हेलो अलीज़े, हाउ आर यू बच्चों? गुड Fine, सर। sir. और ये इस पॉडकास्ट की कमाल बात आप जरा ये चेक करें कि अलीज़े ने पूरा लैपटॉप खोल के ले आई है। उसने सारे सवाल लिख लिए हैं और उसने सारे टैब खोल लिए हैं और हसान के पास जो है मोबाइल है। अच्छा, आपको मैं इन लोगों की मज़े की बात बताता हूँ कि जो हसान है ये एक बहुत ही ज़बरदस्त एनजीओ को लीड करते हैं। तमन्ना उसका नाम है और उसके एक सेक्टर को संभालते हैं और अलीज़े भी उसकी एग्जेक्टिव हैं एंड दे आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब फॉर द अनएम्प्लॉयड पीपल ऑफ दिस सोसाइटी। सबसे पहले तो बच्चों आई वेलकम यू और you, बताएं sir. कि Thank ये you, sir. क्या है, आपकी एनजीओ क्या है? सर बेसिकली जो हमारी एनजीओ है वो जो अनप्रिविलेज जो लोग हैं, अच्छा, बेसिकली स्टूडेंट्स जो हैं ओके उनकी हेल्प करती है, या तो हम क्या कहते हैं उन्हें फाइनेंशियली मदद करते हैं या फिर सप्लाई करते हैं। ओके ओके ओके। और अलीज़े आपका क्या रोल होता है इसमें? सर मैं एम्बेसडर हूँ फ्रॉम काइजन हाई। बेसिकली इनकी जो भी डोनेशंस और इनको जितने भी लाइक कैश या इस तरह की स्पॉन्सर्स चाहिए होते हैं वो मैं लेके आती हूँ इनके लिए। वो आप लेके आते जी हैं। सर। और एक और इम्पॉर्टेंट बात जो मैं बताना भूल गया वो ये कि ये दोनों बच्चे काइजन हाई स्कूल से हमारे पास आए हैं एंड दे आर माय A levels A2 स्टूडेंट्स, राइट। और आज का जो हमारा पॉडकास्ट है इसको स्पॉन्सर किया है स्टूडेंट रिसोर्स ने, वी आर वेरी थैंकफुल। इसको स्पॉन्सर किया है कैफे फॉरेक्स ने और ब्लिंक कैपिटल मैनेजमेंट ने। आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल दी स्पॉन्सर। मैं बताया सबसे पहले स्पॉन्सर्स का नाम लेना जी, जी, पड़ेगा। सर। और राइट, तो सबसे पहले भाई हमने 20 मिनट्स में आज जो है जी इस सर। पूरे जी, चैप्टर सर। का कीमा निकाल देना ताकि सुनने वाला बच्चा निकल सामने जाएगा नोट्स सर। खोल के सर। बैठे आज उसको सर समझ कीमा में आए। निकलेगा सर। टेंशन तो हम की कहाँ से बात स्टार्ट करें? सर पहले तो क्या कहते हैं डिफाइन करेंगे रेस्पिरेशन क्या होती है। हाँ, ये तो पहले बेसिकली बताना। रेस्पिरेशन होती है एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। जो आप इनहेल करते हो O2 फ्रॉम द एनवायरनमेंट और आप एक्सहेल करते हो CO2 इनटू द एनवायरनमेंट, जो कि प्लांट्स यूटिलाइज करते हैं। और इसके दो पार्ट्स आ गए, एक तो गैस गैस एक्सचेंज, एक्सचेंज, दूसरा सेलुलर रेस्पिरेशन। गैस एक्सचेंज क्या है? कैसे आप सांस लोगे, यानी ऑक्सीजन को सेल तक पहुंचाओगे किस तरह, ठीक है। और सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होती है? बेसिकली सेल्यूलर एक्सचेंज में ये होता है कि जो आपकी बॉडी में ऑलरेडी O2 चली गई है वो दैट गेट्स एब्जॉर्ब्ड इनटू योर सेल्स, जिधर वो प्रोसेस सच एज ग्लाइकोलिसिस के लिए यूज होती है। ओके, ग्लाइकोलिसिस वगैरह की जरूरत है। सो ये रेस्पिरेशन जो है वो करता कौन कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। और इसका मतलब ये कि जिस जिसके पास माइटोकॉन्ड्रिया वो सब रेस्पिरेशन Yes, Yes, sir. ठीक हो गया। यानी कि हम अगर प्लांट सेल एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल ने तो रेस्पायर करना ही करना। यस। प्लांट सेल के पास भी माइटोकॉन्ड्रिया Yes. वो भी रेस्पायर करते हैं, तो हम्म। वो भी रेस्पिरेशन कर रहे होते हैं। Yes. वेरी नाइस। ओके, सो व्हाट इज योर फर्स्ट क्वेश्चन? सो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज ग्लाइकोलिसिस एंड वेयर डज इट अकर? ओके, ग्लाइकोलिसिस occurs in the cytoplasm और इसका मेन स्टेप्स जो हैं उसमें ग्लूकोज इज phosphorylated which means it is split into 2 pyruvates जो कि उसके नेट प्रोडक्ट्स हैं। एंड उसके नेट प्रोडक्ट्स में हमारे पास 2 ATPs भी आती हैं और 2 NADH भी आती हैं। NADH ऐसे आते हैं कि जो हमारे 2 पायरुवेट्स होते हैं उनके पास 2 एक्स्ट्रा फॉस्फेट ग्रुप्स लगे होते हैं। देन NAD आता है। NAD एक एक करके उससे जो हाइड्रोजन है वो लेके चला जाता है जिधर भी उसकी ज़रूरत होती है। NAD एक हाइड्रोजन कैरियर है यानी। यस, हाइड्रोजन एनर्जी कैरियर कैरियर। है। और फिर उससे हमारे पास एंड पे पायरुवेट के बाद 2 ATP आती हैं। उसके बाद रोल ऑफ NAD यही है, इट्स एन इलेक्ट्रॉन कैरियर व्हिच एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन्स ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस।
तो यानी कि सबसे पहले एक बात तो ये भी ध्यान में रखनी है ना कि ग्लाइकोलाइसिस की साइट क्या है, ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म। होती साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म। ये Yes. 1 मार्क के लिए ना बच्चों को ये बात पता होनी बड़ी जरूरी है कि ये साइटोप्लाज्म में हो रही है। जी। और इसमें इसका नाम से पता चलता है कि ग्लूकोज 2 ट्राइग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लूकोज को एटीपी डालते हैं, उसको एक्साइटेड कर देते हैं, इतना एक्साइटेड कर देते हैं कि वो पहले ट्रायोज फास्फेट्स बनता है और उसके बाद एनर्जी रिलीज करके पायरुवेट बन जाता है। राइट हसन, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? So next question is कि what is Krebs cycle? क्रेब्स साइकिल। ओके, सबसे पहले 1 मार्क के लिए अगेन लोकेशन उसकी है Yeah. माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ओके ओके, क्रेब्स साइकिल के मेन प्रोडक्ट्स हमारे पास 3 NADH होते हैं व्हिच इज अगेन द इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। 1 FADH2 आता है व्हिच इज अनदर इलेक्ट्रॉन कैरियर। एक ATP, 2 CO2s आते हैं हमारे पास व्हिच इज पर साइकिल, और टर्न्स पर ग्लूकोज इनकी ट्वाइस होती है, 1 फॉर ईच पायरुवेट में। बेसिकली के दोनों पायरुवेट्स 2 अलग अलग क्रेब्स साइकिल्स करते अच्छा, हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो एक ग्लूकोज था, 6 कार्बन एक ग्लूकोज था, जी, जब वो टूटा तो हमारे पास 3 3 कार्बन के वाले 2 पायरुवेट्स आ कितने गए। बने? 2 पायरुवेट्स Yes. बन गए। अब ये Okay. जो 2 पायरुवेट्स बने हैं इनके लिए माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन्स को क्रॉस करना बड़ा आसान है। यस, और उससे पहले उसके दरमियान में इनको एक रिएक्शन करना होता है जिसको लिंकिंग रिएक्शन बोलते हैं। यस। तो ये किस किस को लिंक कर रहा होता है? लिंक रिएक्शन बेसिकली पायरुवेट है, वो बेसिकली कन्वर्ट होता है एसिटाइल CoA में। CoA उसका वो है एंजाइम, कोएंजाइम। कोएंजाइम है व्हिच अकर्स इन द माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, उसके बाद बेसिकली पायरुवेट जो है इट लूजेस अ कार्बन ताकि एज CO2 और इट कंबाइंस विद CoA एंजाइम कोरिलेशन कोरिलेशन नहीं, कोएंजाइम ए। कोएंजाइम A, जिससे हमारे पास एसिटाइल CoA होता है ताकि वो इजीली माइटोकॉन्ड्रिया से वो उसका bind कर कैरियर सके। है, बेसिकली वो उसको Carrier. उठा के लेके जाता है, जस्ट लाइक NADH। जस्ट लाइक NADH। Okay. लेकिन ये है कि इसमें यहाँ So पर इसमें डिफरेंस क्या होता है NADH? NADH में और उसमें डिफरेंस है, NADH बेसिकली हाइड्रोजन का कैरियर है ठीक है, और एसिड, ये जो कोएंजाइम ए है ये एसिटाइल का कैरियर ठीक है। हो गया। एसिटाइल में हमारे पास 2 कार्बन होते हैं। अच्छा, मजे की बात नोट करें कि ये पहला स्टेप है जहाँ पे कार्बन लूज हो रहा है। हमने इस पूरे प्रोसेस के एंड तक पहुंचते पहुंचते पूरा 6 कार्बन वाला ग्लूकोज खत्म भी करवाना है। Yes. ठीक है, सो बेसिकली ग्लूकोज के पास थे 6 कार्बन, यस टूट के बन गए 2 पायरुवेट्स। Yes. अभी तक कार्बन लूज नहीं हुआ था, यस लेकिन अब जब ये लिंक रिएक्शन में जा रहा है वो एक कार्बन डाइऑक्साइड लूज कर रहा है। Yes. तो लिंक रिएक्शन भी गाइस 2 मर्तबा हो रहा है, एक बार नहीं हो रहा है, 2 बार हो रहा है। क्योंकि 2 पायरुवेट्स हमारे पास। ये बात, क्योंकि 2 पायरुवेट्स हमारे पास, तो इसीलिए 2 कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है। और फिर क्रेब्स साइकिल में भी यही है कि हमारे पास 2 एसिटाइल CoA है, तो क्रेब्स साइकिल भी 2 दफा होता है हमारे पास। अच्छा, ये बताओ कि क्रेब्स साइकिल में जो एसिटाइल आता है उसको एसिटाइल जो है वो कोएंजाइम ए की बाइक पे बैठ के आया है। ठीक है, तो इसको रिसीव कौन करता है क्रेब्स साइकिल में? इसको रिसीव करता है NAD, नो, ऑक्सैलोएसीटेट, ऑक्सैलो एसिड। वो जो पहले से मौजूद होता है वहाँ, ठीक जिसके है। पास 4 कार्बन है। ठीक ठीक है, है, वो क्या करता है, वो उसको रिसीव करता है और क्या बना देता है? सिट्रेट, सीट्रेट। या जिसको हम So- सिट्रिक एसिड बोलते हैं। और ये मैंने बच्चों को बताया था, इसको याद करने का एक तरीका ये है कि सबसे पहले लिख लो 6 5 4 4 4 4 4। कितनी मरतबा 4 लिखना है? 5 टाइम्स। 5 टाइम्स। अच्छा, ये बताओ कि जो हमारा क्रेब्स साइकिल है इसमें कितनी मरतबा कार्बन निकलता है? सर 2 सर 2 2 मरतबा निकलता है, 2 Yes. टाइम्स निकलता है। 2 CO2 हमारे पास बनते 2 CO2 निकले तो 2, ये क्रेब्स साइकिल टोटल कितने चल रहे हैं? 2 चल दो। रहे हैं, 2 चल। क्योंकि 2 पायरुवेट्स के- हमारे Yes. पास आए थे। इसका मतलब ये हुआ कि 2 कार्बन डाइऑक्साइड हम पहले लूज कर चुके हैं हैं जी, और 4 कार्बन डाइऑक्साइड हम यहाँ पे लूज करने वाले हैं। Yes. इसका मतलब पूरे का पूरा ग्लूकोज क्या हो गया? खत्म हो खत्म गया। हो गया। ग्लाइकोलाइसिस हमारी यहाँ खत्म हो गई। यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस तो हमारी साइटोप्लाज्म में, तो पूरा साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज ही खत्म हो खत्म गया। हो गया हमारे हाँ। पास यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास जो चीजें मिली हैं हमें, जी, जो चीजें हमें हासिल हुई हैं वो क्या क्या है? एक तो हमें, ATP हमें हासिल हुई है, ठीक है, हमें NADH हासिल हुए हैं ओके, और CO2 हासिल हुई है। CO2 तो बाय प्रोडक्ट हुआ ना? हाँ वेरी राइट, बाय प्रोडक्ट है वो, उसका हमें कोई फायदा नहीं ठीक है, है। वो रिलीज हो गई है। उसको कौन यूटिलाइज करेगा? उस CO2 को प्लांट्स करेंगे। हाँ शाबाश, प्लांट्स उसको यूटिलाइज करेंगे जब वो फोटोसिंथेसिस करेंगे, दोबारा कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन करेंगे। अच्छा, फिर इसके बाद क्या फिर होगा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आती है। हाँ। अब इसका इसका स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर और फंक्शन। और फंक्शन होता है कि बेसिकली दीज आर सीरीज ऑफ प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। अभी भी हम माइटोकॉन्ड्रिया में ही फंसे हुए हैं। ठीक है, ये ट्रांसफर करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को एंड इट पंप्स द प्रोटीन्स। अब इसमें ऑक्सीजन यूटिलाइज होता है। यार इसके 2-3 नाम है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के क्या क्या नाम है वो? सर्च करके बता दें सर? इसको कहते हैं एक
ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, वो भी इसको कहते हैं। ठीक है। और क्या कहते हैं आपका केमियोस्मोसिस, केमियोस्मोसिस, ओह वो भी यस, इसको कहते हैं। सर यस, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी इसको इसी को कहते हैं। कहते हैं। अब मुझे ये बताओ कि ये बताओ इसकी साइट क्या है, हसन आप बताओ ये कहाँ होती है किसकी सर? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन? सर माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। हाँ, वो जो नीचे ऐसे कन्वोल्यूटेड वो बने सर होते जो हैं, डबल मेम्ब्रेन जो डबल होती है। मेम्ब्रेन हाँ, जो क्रिस्टी Okay. बने हुए हैं, हाँ, क्रिस्टी क्रिस्टी जो क्रिस्टी के क्रिस्टी के अंदर ऊपर हो रही होती है। यस। अच्छा, फिर इसमें ऑक्सीजन यूटिलाइज होता है। अब ऑक्सीजन क्या करता है, इट इज़ द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जिससे वाटर हमारे पास बनता है। और इधर एटीपी जनरेशन भी होती है थ्रू केमियोस्मोसिस व्हिच इज द अदर नेम फॉर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। उसकी सर एक्सप्लेनेशन है? हाँ, उसकी एक्सप्लेनेशन ये है ना हम्म, कि जब आपके पास मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन के नीचे NaDH आता है, वो H को ड्रॉप कर देता है वहाँ, इस हाइड्रोजन को ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को कैच खिलाना शुरू कर देते हैं जो वो वहाँ पर रेस्पिरेटरी कॉम्प्लेक्सेस हैं, और जो प्रोटॉन है उसको इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में भेज देते हैं। इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में प्रोटॉन्स का ग्रेडियंट बन जाता है और प्रोटॉन पे चार्ज है। यस, और फिर वो डाउन द ग्रेडियंट मूव करना वो शुरू डाउन द ग्रेडियंट मूव करता है, तो अपनी मूवमेंट के दौरान अपनी मूवमेंट की एनर्जी वो दे रहा होता है और उसको एटीपी सिंथेज यूटिलाइज करता है। यस। कौन होता है वहां पे पहले से मौजूद जिसने एटीपी बनना होता है? जिसने एटीपी बनना होता है एडीपी ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ओके, वो दोनों बन के एटीपी बनाएंगे, ट्राइफॉस्फेट। ओके। सर जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन है वो रेगुलेट कैसे होता है सेल? सेल में रेट ऑफ रेस्पिरेशन सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर। मिसाल के तौर पे अगर एक कोई ऑर्गेनिज्म इसमें मेटाबॉलिकली ज़्यादा एक्टिव है और एटीपी की डिमांड ज़्यादा है उसके पास, तो ज़्यादा उसका मेटाबॉलिक रेट हाई हो जाएगा, ज़्यादा। इसमें कितने मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है इस पे? इसके ऊपर आपको 2 Regulation मार्क्स का पे, क्वेश्चन 2 2 मार्क्स का marks क्वेश्चन आ सकता है। हाँ, इसके वो- ऊपर हमें और भी बड़े क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन तो एक ये आएगा यूजेस ऑफ एनर्जी के बारे में। यस, अब तुम लोग वन बाय वन जरा यूजेस ऑफ एनर्जी तो बताओ। ठीक है। पहला ये हो सकता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर एनर्जी बिकॉज इट इज एसेंशियल फॉर देम टू लिव। वाह, ठीक है। ये फिलोसफिकल आंसर है, इसका Well, mark ये नहीं मिलेगा। मसल मूवमेंट है, मसल मूवमेंट ये इसको एक मार्क मिलेगा, इसने मसल सर ये तो चीटिंग हुई, जिंदा रहने के लिए आपको एटीपी चाहिए होती जिंदा है। रहने के लिए तो चाहिए होता है, लेकिन तो उसके अंदर नहीं, आपको तो पॉइंट muscle टू पॉइंट movement चलना होगा ना। पड़ेगा। अच्छा ठीक है सर। एक पॉइंट इसका वैलिड है, मसल ठीक है, मूवमेंट। muscle एक्टिव movement। ट्रांसपोर्ट के लिए ओके, यूटिलाइज तुम्हारा होती है। दूसरा पॉइंट Okay. एक्टिव थैंक यू। ट्रांसपोर्ट। सर जो स्पर्म सेल होता है हाँ जी, उसकी और- जो फ्लैजिलम है हाँ। वो उसकी मूवमेंट जो है उसके लिए चाहिए होता फ्लैजिला के मूवमेंट से पीछे हाँ। माइटोकॉन्ड्रिया पड़े होते हैं। हाँ। और होमोस्टेसिस के लिए यूज होता है टू रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर। हाँ, बॉडी टेम्परेचर के लिए चाहिए होता है। और बताओ। फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट कन्वर्जन। ठीक है। है, वो भी आ गया। और बल्क ट्रांसपोर्ट, एक्सोसाइटोसिस, बल्क ट्रांसपोर्ट, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, एक बड़ा इलेक्ट्रिकल important डिस्चार्जेस, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्जेस के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस कर रहे हैं। Sir, आप कैटाबॉलिक ही प्रोसेस लाइक सेल्यूलर रेस्पिरेशन के लिए। तो जो एनाबॉलिक प्रोसेसेस के लिए, हाँ, एनाबॉलिक, ठीक है, अगर आप किसी Anabolic चीज को फॉर्म करवा रहे हो, हम्म, बना रहे हो, उसके लिए भी आपको एनर्जी चाहिए। और आखिरी अभी आपने ग्लाइकोलाइसिस में इस चीज का जिक्र किया था, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन के लिए, हाँ, उसकी एक्साइटेशन के लिए, उसकी एक्साइटेशन अच्छा। के लिए, और फिर एंजाइम्स की एक्टिवेशन एनर्जी भी Yes. चाहिए होती है। हम्म। तो ये और हमारे एसिटाइल पास, कोए। हाँ, okay. ठीक है। तो ये हमारे पास ओवरऑल एक पैकेज बन गया। अगर कोई हाँ। हमारे जो हमारे व्यूवर्स हैं उनको बता, अब सर, अब इस पे कहते हैं ग्लूकोज नहीं खत्म हुआ, अभी ये बताना अभी तो है काफी। यू हैव टू टॉक अबाउट एटीपी नाउ। ATP, Adenosine That is phosphate. fun. वाओ, ATP basically ATP हसन ने इसका पूरा नाम बता दिया, बताओ जरा। एडेनोसिन फॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। Triphosphate. थोड़ा अच्छा Triphosphate। बोला करो यार, ऊंचा नहीं। अच्छा, तो अच्छा। माइक तो करीब ही अब ATP जो है ना, इट बेसिकली सर्व्स एज द यूनिवर्सल एनर्जी करेंसी। इसलिए बिकॉज पहले तो इसका स्ट्रक्चर है कि इट हैज वन न्यूक्लियोटाइड एडेनिन, एक पेंटोज शुगर है, राइबोस, जिसको राइबोस शुगर भी कहते हैं, और 3 फॉस्फेट ग्रुप्स इससे जॉइंड है। तो यही फॉस्फेट ग्रुप्स जब हमारे ब्रेक करते हैं एक एक करके, इट फॉर्म्स ADP। फ्रॉम ATP we get ADP which is adenosine diphosphate। अगर आपको वापस ATP चाहिए, वी नीड वन अनदर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, तो ATP बना देती है। वेरी गुड। और ये है कि इसकी क्वालिटीज क्या हैं एटीपी के, जो इसको बहुत अच्छा डोनर बनाते हैं? हसन तो मतलब कि यूनिवर्सल करेंसी जो है हाँ जी, यूनिवर्सल। सर, क्योंकि जब इसके बॉन्ड्स ब्रेक डाउन होते हैं फॉस्फेट के तो वे कहते हैं एनर्जी रिलीज होती है। रिलीज होती है, सॉल्युबल, इट्स वेरी सॉल्युबल। सॉल्युबल है, और इसका साइज बहुत छोटा है, यस, तो ये आसानी से मेम्ब्रेन बैरियर Membrane barriers को करता है।
और ये है इसमें कि हाई एनर्जी बॉन्ड्स भी हैं. हाई एनर्जी बॉन्ड्स भी हैं और ये एक जिसे कहते हैं इट्स लाइक अ रिचार्जेबल सेल. Yes. इट इज अ लिंक बिटवीन एनर्जी यील्डिंग एंड एनर्जी Energy. रिक्वायरिंग. Yes. इसमें बॉन्ड्स होते कौन से? इसमें बॉन्ड्स होते कौन से हैं? Phosphate bonds. फॉस्फेट बॉन्ड आई थिंक दे आर कोवेलेंट बॉन्ड्स. Covalent bonds, okay. जो कि टूटते हैं और वहां से फिर एनर्जी जो है वो रिलीज होती है. अच्छा, एक और क्वेश्चन था यार इसके स्टार्ट में. नहीं, ये ठीक है, हम लोग काफी चीजें कवर कर ठीक गए. है, अब एनारोबिक पे आए सर. हाँ, Yes, एनारोबिक की sir. बात करें. ओके, सो बेसिकली हमारे पास दो टाइप्स के एंड प्रोडक्ट्स होते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन के. सबसे पहले ये ऑक्सीजन यूज नहीं करता ओके. एंड इट यील्ड्स द लीस्ट अमाउंट ऑफ एटीपी, अराउंड अबाउट 2 ATPs रिलीज करता है. और इसके दो हमारे एंड प्रोडक्ट्स आते हैं व्हिच इज लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन जो एनिमल्स में होती है और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन व्हिच इज यीस्ट जिससे एथेनॉल बनती है. लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन अकर्स जब ऑक्सीजन हमारी बॉडी में बहुत लो हो जाता है एंड इट कन्वर्ट्स द पायरुवेट जो कि हमारे पास ग्लाइकोलिसिस से मिलता है उसको वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करता है व्हिच गिव्स अस एनर्जी. डेफिनेटली. और फिर लैक्टिक एसिड जो है ये दोबारा से इसको कन्वर्ट किया जा सकता है इनटू पायरुवेट. ये सबसे बड़ा इसका डिफरेंस है एथेनॉल से, फॉर्मेशन ऑफ यीस्ट. और कंपैरिजन अगर हम इसका करें तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन प्रोड्यूसेस एथेनॉल एंड CO2 और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन सिर्फ हमारे पास लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस इसका मतलब ये है कि अगर हमारी बॉडी में हो रही है या Yes. एनारोबिक तो उसमें CO2 नहीं बनती है यस. और इट इज रिवर्सिबल. और फाइनल और एक एंजाइम भी बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ रोल प्ले करता है. ओह वेट, उसका नाम मैंने याद किया enzyme. था. सर आप बता दें. लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज. लैक्टेट लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज. डिहाइड्रोजनेट. इतने लंबे नाम है ना वो सर याद याद नहीं होते. लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज का काम क्या होता है? जो दो NADH निकले ना यहाँ से उनके हाइड्रोजन को पकड़ता है, पायरुवेट को देके लैक्टेट बनवा देता है. नाइस. और इथेनॉल के अंदर क्या हो रहा है? वो डबल स्टेप प्रोसेस. यस. पहले इथेनॉल बनता है फिर फिर इथेनॉल इथेनॉल बनता बनता है. सो अगर हम क्विकली अगर इसको रिकैप कर लेना तो ये इस तरह से बनेगा कि एक तो ये है कि जो इथेनॉल फर्मेंटेशन है 2 स्टेप प्रोसेस है. है. नंबर 2 इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलती. नंबर 3 ये इरिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल नहीं है. नंबर 4 इसका एंजाइम डिफरेंट है, इथेनॉल डिहाइड्रोजनेज. एंड नंबर 5 इसका प्रोडक्ट डिफरेंट है जो कि इथेनॉल है. ठीक है. अच्छा, ये बताओ कि एक हमारे इस चैप्टर में हमें ये भी चीज समझनी है कि जो RQ वैल्यू है RQ which is quotient, respiration quotient. ये कैसे हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? It is calculated with the amount of CO2 की intake and over CO2 ऊपर आता है in the numerator and denominator में O2 production. O2 प्रोडक्शन. और अगर हमारी एनारोबिक रेस्पिरेशन हो O2 प्रोडक्शन तो जीरो हो जाएगी. Yes. तो इसका मतलब तो हमारा आंसर infinite में आ जाएगा. तो सर मुझे याद है सर. Wow. गाइस ये आपके क्या पास बात है? एक लाइव एग्जांपल है कि सर इतना अच्छा पढ़ाते हैं कि याद हो जाती है बात. इसने रिवाइज भी नहीं किया. वैसे मजाक के अलावा मुझे भूल गया. स्कूल्स में हमने रेस्पिरेशन पढ़ाया है, 50 मार्क्स का टेस्ट लिया है. सारे स्कूल्स के बच्चों ने 45 से ऊपर सर इंशाल्लाह हम लोग सर हम भी करेंगे. आप लें सर टेस्ट टेस्ट आने वाला है इंशाल्लाह. वेडनेसडे को टेस्ट है. कब आने वाला है? अच्छा वेडनेसडे को आने वाला है. आपका वेडनेसडे को टेस्ट है बेटा. Yes. अच्छा, ये बताइए कि अच्छा एक तो RQ से हमें ये पता चल ठीक गया है. कि रेस्पिरेशन एरोबिक है कि एनारोबिक है. जी. अब आप मुझे जरा RQ की वैल्यूज तो बताएं. ओके, हमारे पास फैट्स की सबसे ज्यादा वैल्यू होती है व्हिच इज 9. 1 only is 1. प्रोटीन्स की उसके बाद हमारे पास आती है 0.9 और लास्ट पे कार्ब्स और लास्ट पे कार्ब्स की आती है 0.7. नो, लिपिड्स की मैंने कहा था. Lipids. लिपिड्स में ऐसे lipids L और- होता है ना, L उल्टा 7 तो हो उल्टा गया. 7 0.7 बन गया. 0.7. ठीक है. करीब करीब. और प्रोटीन में क्या होता है? P. Yes, so P उल्टा को 9 हो उल्टा कर गया. दो 0.9. 0.9. प्रोटीन्स ठीक था और कार्ब 1 है कार्ब 1 ठीक है. which is the highest. इससे ये भी पता चल जाता है आपके पास RQ की वैल्यू आई. अगर छोटी आ रही है आपको पता है कि जी सबस्ट्रेट में एनर्जी ज्यादा Yes. है. अगर बड़ी है तो इसका मतलब सबस्ट्रेट में एनर्जी कम है. और सबस्ट्रेट है कौन सा, इवन हम ये भी फाइंड आउट. सर ये हमें याद ही करने रहे. हाँ, 3 तो वैल्यूज हैं, याद तो हो गई हैं. और हो गई, ये अब बहुत तो हो easy गई. से है, हाँ. अब तो हो गई. अच्छा, एप्लीकेशंस और इम्प्लीकेशंस पे आते हैं हम. ओके, बेसिकली जब आप एक्सरसाइज करते हो इट्स लाइक एक फिजियोलॉजी जैसा क्वेश्चन है. एक्सरसाइज करते हो तो सर जब आप एक्सरसाइज करते हो आपकी बॉडी की जो O2 नीड्स पूरी नहीं होती तो आपकी बॉडी रेस्पायर करना शुरू करती है. और वो कैसे प्रोसेस टेक करता है? हाउ डज दैट? वो यही करती है, अगर O2 की सप्लाई कम हो तो ऑक्सीजन डेट क्रिएट हो जाता है और बॉडी फॉरन एनारोबिक मोड में. एक्चुअली डीप डाउन हो ये रहा होता है O2 अवेलेबल नहीं है. आपकी
इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रुक गई, क्रेब्स साइकिल रुक गया, लिंक रिएक्शन रुक गया, तो पीछे बचा सिर्फ और सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस। सर तो ठीक फिर है। क्या कहते हैं वो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस फिर लैक्टिक एसिड बॉडी बस कहती है हाँ। यार, बॉडी कहती है पूरा ग्लूकोज दे के आपने 36 एटीपी हम्म। बनाए थे और आधा ग्लूकोज दे के 2 एटीपीज बन रहे हैं, तो आधा ग्लूकोज बचा लो ताकि इसको दोबारा यूटिलाइज करें। तो वो एक बॉडी ट्रेड ऑफ सॉर्ट ऑफ थिंग कर रही है, ट्रेड ऑफ कर रही है बॉडी कि यार बचा लें, जितना ग्लूकोज बच सकता है उसको बचा लिया जाए ताकि इसको दोबारा यूज करें। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात, हमें जी। चूंकि ये तो पता चल गया है कि ये सारी गेम हो इसलिए रही है कि हमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन चाहिए। फैट में हाइड्रोजन बहुत ज्यादा होते हैं, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स, इसीलिए जब फैट की मेटाबॉलिज्म होती है, फैट के रेस्पिरेशन रिएक्शंस होते हैं, तो ज्यादा पायरुवेट्स बनते हैं यस और ज्यादा हाइड्रोजन्स बनते हैं। यस अब इस चैप्टर की लास्ट चीज है कल- राइस की अडेप्टेशन। राइस की अडेप्टेशन। यस अब राइस की अडेप्टेशन वो इस तरह है कि राइस, अगर आप लोगों ने कभी राइस फील्ड्स देखी हैं, वो तो पानी खड़ा होता था ज़्यादा। अब वो पानी ये करता है कि पानी जो है, वो जो वीड्स उधर प्रेजेंट होती हैं, वो उन सबको दे जस्ट ड्राउन इन द वाटर, वो सारी मर जाती हैं। और जो राइस प्लांट होता है ना, उसकी एक सबसे बड़ी ये चीज़ है कि वो वाटर एब्जॉर्ब कर लेती है। नहीं, राइस जो है ना वो क्या करता है, वो पानी से बाहर निकल आता है। Yes. राइस प्लांट जो है ना, पैडी वो प्लांट, ग्रो कर जाता है, वो पानी से बाहर काफी उसकी पहली अडेप्टेशन है कि उसकी इंटरनोड ग्रोथ बहुत तेज होती है। Yes. और जैसे भी आपने बताया अलीज़ा ने क्या बताया, टाइम कितना होता है? मतलब ये ऐसा तो नहीं होता है कि एक दिन में हो जाए, बट वो सर वो तो It मुझे takes हमें time. पता है एक दिन में तो नहीं हो सकता। ग्रोथ करता और है उससे अपने rate और पे। वो रिलीज करते हैं एथेनॉल रिलीज करते हैं, जिससे राइस वो बनता है। सर ये तुमने ना क्लास में भी तुम राइस वाइन के पीछे पड़ी, हाँ, सर ये कहते हैं वहां पे कैसे राइस वाइन बनेगी? सर ढीट है ना, वो एक चीज के पीछे पड़ एथेनॉल जाती को वो एथेनॉल को डिग्रेड कर रहा होता है Degrade. ताकि Oh, yes. वहां पर वो ना बने, राइस एथेनॉल ना वाइन, बने। सॉरी गाइस, राइस वाइन सर पे चढ़ गई सर पे मेरे। चढ़ी हुई है। और सर एक उसके- हमने कैलोरीमीटर की भी तो बात की थी। एक पहले आखिरी अडेप्टेशन डिस्कस कर लें। Yes, yes. वो आप बताएं क्या है, मैं ही बताई जा रहा हूँ सब कुछ। हाँ आप बताओ। सर हमें याद नहीं है आप वो है वो है एरेनकाइमा टिश्यूज। सर्च चल रही है यहाँ पे। एरेनकाइमा टिश्यूज है, ना करो गूगल। गूगल हो रहा है सर यहाँ पे क्या होता है कि ऊपर से लेके नीचे तक एक जी। एयर स्पेस बनी ओ होती है। ताकि O2 हाँ। प्लांट के अंदर चली जाए। हाँ, तो O2 जाके क्या करेगी वहाँ? सर वहाँ पे क्या जाके कहते हैं? रेस्पिरेशन होगी, respiration। रेस्पिरेशन होगी क्योंकि Aerobic active respiration transport में होगी, nutrients yes. उसने अपटेक करने एटीपी प्रोड्यूस होगी, उसको एनर्जी मिलेगी प्लांट को उसकी ग्रोथ के लिए। उसकी ग्रोथ के लिए। फिर हम चावल खाएंगे। फिर हम चावल खाएंगे। चावल फिर क्या खाएंगे। होता है, फिर जब फिर मौसम बिरयानी change हो जाता पकेगी। है, जब जैसे ही ये वीड्स का सीजन खत्म हो जाता है, तो फिर उसको इतना पानी नहीं लगाना पड़ता। यस फिर वो ना अभी वीड्स का सीजन गुजरा ही है, ऑलमोस्ट अभी गुजरा है। ऑलमोस्ट अभी गुजरा है। अच्छा, और अब सर लास्ट हमारा जो फाइनल टॉपिक है कैलोरीमीटर, आप सर थोड़ा सा इसको एक थोड़ा सा explain कर पीछे जा रहा हूँ मैं। जी, सर वो जो मसल्स में जो क्या कहते हैं लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, उसके इफेक्ट्स क्या होते हैं बाद? वो क्या करता है कि वो आपको पेन कॉज करता है, फटीग कॉज करता है, और जिसे हम उर्दू में Cramps? बोलते हैं ना, खलियां पड़ Cramps पड़ जाती जाती हैं। हैं, हाँ, खलियां वो पड़ पड़ जाती जाती हैं। तो यू स्टॉप डूइंग व्हाटएवर यू आर डूइंग, ठीक है। और फिर बाद में अगले दिन जब आपको इनफ ऑक्सीजन मिलती है, तो फिर वो कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड बैक इनटू पायरुवेट, वो खलियां खत्म हो जाती हैं। नाइस। अच्छा सर कैलोरीमीटर जो है वो लाइट एब्जॉर्ब करता है? नहीं, ये दो चीजें होती हैं। एक कलर मीटर है जिसको हम कैलोरी मीटर बोलते हैं, एक कैलोरीज मीटर है। कैलोरीमीटर Calorie meter। जो कैलोरीज वाला मीटर है उसमें हम क्या करते हैं, चाइना डिश होती है हमारे पास, स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा बच्चों को, उसमें हम डालते हैं अपना सबस्ट्रेट, मतलब कोई भी फैट है या ग्लूकोज है या प्रोटीन है, उसको जला देते हैं। उस पे ये जो कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब नजर आ रही है ना, कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब, इस ट्यूब के बाहर पानी होता है, पानी का टेम्परेचर राइज होता है। अब जो ज्यादा एनर्जी कैरी कर रहा है, देर तक चलेगा, ज्यादा पानी का टेम्परेचर रेज कर देगा, और जो कम करेगा वो कम रेज करेगा। कम रेज करेगा। तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमें पता चल जाता है जो सबसे ज्यादा पानी के टेम्परेचर को रेज कर रहा है, इसका मतलब उसकी एनर्जी वैल्यू ज्यादा है। ठीक है, बस फिर आज तो बस ये आज के लिए इतना ही काफी था। आई होप कि हमारे व्यूअर्स को समझ में आई होगी इसकी, और अगर वो सामने बुक खोल के बैठ जाएंगे या क्विक रिवीजन करना quick चाहते हैं revision। तो पॉडकास्ट से ये मतलब यहाँ पे भी नोट्स के बगैर हाँ। बैठे हुए सुनी जा रहे हो, हाँ। तब को book यहाँ पे भी बंदा गूगल लिखे ही हुआ है notes। सारा। यहाँ पे भी सारा कुछ गूगल ही हुआ है। तुमने भी तो अपना मोबाइल निकाला सर मेरा गूगल नहीं चल रहा। सर नहीं, वो गूगल नहीं, वो सारे मेरा- मैं आपकी सिर्फ तरफ question देख रहा ट्रांसफर कर रहा है, मैं इलेक्ट्रॉन question यहाँ से ट्रांसफर पढ़ता कर हूँ और रहा है। आपको बता रहा But I really enjoyed it, guys. I hope आप लोगों को भी अच्छा लगा Seriously। होगा। चल और मुझे बड़ा मजा आया। Congratulate these young boy and a girl कि इनकी जो तमन्ना NGO है वो बहुत अच्छा Thank you so perform much, कर रहे हैं, sir. और ये बहुत Support। noble cause के लिए काम कर रहे हैं, and we Yes. need to support them. And at the end, I would again like to thank Student Resource. I would like to thank Cafe Forex,
उसकी ओनर है मिस रिदा, और उन्होंने वो हमें स्पॉन्सर करती हैं। अभी जो आपको खाना खिलाएंगे वो कैफे फॉरेक्स से ही आएगा। Oh, yum. और DCM मैनेजमेंट जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से लोगों के फाइनेंशियल रिसोर्सेज को मैनेज करते हैं, मिस्टर हसन मकसूद। और स्टूडेंट रिसोर्स तो आप सबको पता है, मिस्टर Yes, रेहान। best थैंक यू वेरी मच गाइस। अब हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में कुछ और स्टूडेंट्स के साथ आएंगे। और रोटी का वुड यू लाइक टू से समथिंग? रोटी I का would नाम like आया to और say- खुश हो गई है। पहले मुझे बोलने दो। I would like to say thank you to Sir Saad. He is one of the best bio teachers, honestly. इधर हम दोनों बिल्कुल प्रिपरेशन के बगैर आए थे, सिर्फ वही पढ़ा हुआ था जो क्लास में पढ़ा था। एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे काफी तो भूला आइडिया, हुआ। हाँ टू बी ऑनेस्ट मुझे आइडिया नहीं था कि मुझे ये सारी चीज़ें याद होंगी। सो ऑनेस्टली आप गाइस सर के अभी सून क्लासेस लॉन्च होनी है, आपने हाँ। सर की क्लासेस लेनी है बिकॉज़ ही इज द बेस्ट। A स्टार पक्का है। सर ने गाड़ी भी चेंज करनी है। सर ने सर ने गाड़ी भी change सर ने गाड़ी करनी भी है। चेंज करनी है। Thank you very much. Thank you.